Hello friends, welcome back in our YouTube channel. As you know, we are reading about of in our Indian polity. Till now, we are reading part 4th of Indian Constitution. Today we are reading about of part 5 in our Indian Constitution. आज हम पार्ट 5 के बारे में जानेंगे, पॉलिटी के बारे में, भारत के संविधान के बारे में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। आई एम लोकेंद्र करण। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे भाग 5 के बारे में। भाग 5 संविधान के भाग 4 तक यानी हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 किसका वर्णन करता है, एक छोटा सा भी वापस वर्णन कर देते हैं। वर्णन भाग 1 किसका बारे में बताता है, तो भाग 1 बताता है भारत के राज्यों के बारे में। भाग 2 ये वर्णन करता है किसका, सिटीजनशिप से नागरिकता का वर्णन करता है। भाग 3 राइट टू फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन करता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन। भाग 3 एंड भाग 4 किसका वर्णन करता है, तो डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एंड भाग 4 क या 4A फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन करता है। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 5। ये किसका वर्णन करता है, तो ये वर्णन करता है संघ का। संघ यानी यूनियन, संघ यानी यूनियन अर्थात केंद्र सरकार का वर्णन करता है, केंद्र में। तो भाग 5 किसका वर्णन करता है, तो संघ का। इसके अंतर्गत कहां से कहां तक अनुच्छेद है, तो हम 51A तक पढ़ चुके थे। भाग 4A के अंतर्गत कहां से कहां तक आर्टिकल है, 51 तक है। तो ये स्टार्ट होगा 52 से, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद आ जाएंगे 52 से। एक कम कर दीजिए 51 अर्थात 151, 151 इसके अंतर्गत है टोटल आर्टिकल। ये भाग जिसने पढ़ लिया उसके लिए भाग 6 बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र का वर्णन करता है। भाग 6 राज्य सरकार का वर्णन करता है, जहां पर हम भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, कैग यानी कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इन सब का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार हम भाग 6 में भी प्रधानमंत्री की तरह सीएम लगाना है, सीएम यानी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट। तो इन सब का वर्णन करता है भाग 6 में। बस हमें नाम ऑपोजिट करना है, बाकी वो का वही है हमें भाग 6 में। तो हम भाग 6 के अंतर्गत किस किस को पढ़ना है, तो राष्ट्रपति, किस किस को, राष्ट्रपति को हो जाएगा। राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद आपके उप प्रधानमंत्री यानी जितने भी मंत्री हो जाएंगे उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के बाद आपकी संसद हो जाएगी, संसद को भी इसी में पढ़ना है। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, संसद के सदस्यों के अधिकार, ये सब आपको संसद के अंदर पढ़ना है। फिर सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, फिर कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। 5 भाग के बारे में, अनुच्छेद 52 से 51 तक। तो आज हमारा पहला टॉपिक उठाते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को उठाते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो इसके अनुच्छेद कहां से स्टार्ट है, तो 52 से 62 तक, 52 से 62 तक किसके वर्णन है, अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक 10 आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित। इसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, 4 अक्षर, आपके सारे आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। पकानी, कोका, दुयो दसम, दुयो दसम। 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये लाइन याद हो जाएगी। ये लाइन याद कर दी तो आपको ये 10 के 10 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे। वापस से पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। पकानी यानी हर एक अक्षर पर एक आर्टिकल आएगा। प से पकानी यानी 52, क से 53, नी से 54, को से 55, का से 56, दू से 57, यो से 58, द से 59, 59, स से 60 और 61। पीछे बचा एक आर्टिकल, वो अभी मैं बता दूंगा। पकानी, अनुच्छेद 52 में बताया गया। प से राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं ये क्या क्या कहना चाहता है आर्टिकल। फिर आर्टिकल 53, इसका कार्यपालिका का प्रधान रहेगा कौन, प्रधानमंत्री। तो 52 के कहा गया राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है। फिर 53 में कार्यपालिका का प्रधान है, नी से इसका निर्वाचन
राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है तो उसके बारे में बताया गया है। को से इसका कोटा कैसे होगा, न्यूनतम कोटा। का से इसका कार्यकाल कितना होगा। दू से दोबारा निर्वाचन होने के लिए क्या क्या इसके लिए चाहिए, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी दशाएं या शर्तें क्या होनी चाहिए। स से 60, स से शपथ का प्रावधान है अनुच्छेद 60 में, और इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद 61 में, और बचा एक आर्टिकल अनुच्छेद 62। ये अब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा, वहां पर उपराष्ट्रपति आएगा, बस आपको ये याद रखना है। तो हमें इतना इनके बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में। तो हम उठाते हैं आर्टिकल पहला 52। आर्टिकल 52 क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा भारत का एक राष्ट्रपति। ये पद कहां से लिया गया अगर आपसे पूछ ले तो यूएसए से, सॉरी ब्रिटेन से। यूएसए तो अमेरिका है जहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए भाग 3 से। तो ये हो गया ब्रिटेन, ब्रिटेन से हमने लिया राष्ट्रपति का पद। ये हो गया अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका का प्रधान होगा कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 कहता है कार्यपालिका का प्रधान होगा राष्ट्रपति। अब एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर यानी दो प्रकार से होते हैं, एक तो वास्तविक पावर, वास्तविक, और एक होता है औपचारिक यानी नाम मात्र का, औपचारिक पावर। तो इसमें क्या है, कार्यपालिका का प्रधान होगा अर्थात भारत में जो भी कार्य होंगे उसमें अंतिम मोहर किसकी चाहिए, राष्ट्रपति की चाहिए। जो केंद्र में जो भी काम होंगे भारत के सारे किसके नाम से होंगे, तो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। इसका वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो इसका वास्तविक प्रधान होगा पीएम, अर्थात जो पीएम करेगा वही राष्ट्रपति करेगा। औपचारिक मतलब नाम मात्र का होता है कौन, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो ये हो गया हमारे भारत के कार्यपालिका के प्रधान। औपचारिक प्रधान आपसे पूछ ले नाम मात्र का, नॉर्मली, फॉर्मली, तो वो हो जाएगा राष्ट्रपति। वास्तविक रियल प्रधान पूछ ले तो वो हो जाएगा पीएम। अब बात करते हैं अनुच्छेद 54, इसका निर्वाचन कैसे होता है। अनुच्छेद 54 इसका निर्वाचन के बारे में बताता है। निर्वाचन यानी इसका इलेक्शन, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है, तो इसके बारे में करता है अनुच्छेद 54। पक्का नी निर्वाचन, सबसे पहले इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है मतलब जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि भाई हमारे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें कौन कौन जाते हैं। आगे बात कर ले अप्रत्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है, तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या करता है, इसके चुनाव करवाता है। और इसकी बात कर ले चुनाव आयोग, तो इसके चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, तो भाग की बात करते हैं, भाग इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो इसके चुनाव में जो भाग लेता है वो लेता है निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल, मंडल, निर्वाचन मंडल क्या है, इसके चुनाव में भाग लेता है। अब समझिए इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं, तो इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में विधानसभा, विधानसभा। चलिए यहाँ पर कर लीजिए, ऐसे नहीं समझिए संसद। और ये निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है, तो इसके निर्वाचन में एक तो लेती है संसद भाग, एक लेती है विधानमंडल भाग, विधानमंडल। संसद में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा, राज्यसभा। विधानमंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो विधानसभा, विधान परिषद भाग नहीं लेती। ये आपको ध्यान से इधर सुनना पड़ेगा। इसके निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन होता है, लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती, क्योंकि ये भारत का राष्ट्रपति एक बड़ा पद है भारत का, लेकिन ये विधान परिषद है जो भारत के सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे ये क्या होती है। तो 6 राज्यों में, तो 6 राज्यों का ये सिर्फ प्रतिनिधित्व कर पाएगी, राष्ट्रपति तो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसके लिए इसको क्या है, मना किया गया है, क्योंकि ये सब जगह नहीं है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। तो कौन कौन बचे अब, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा के साथ साथ याद रखिए यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित के दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा इसमें भाग लेती है। दिल्ली, पुडुचेरी, पौंडुचेरी हो जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी।
यहाँ की विधानसभा इसमें भाग लेती है। तो वापस से कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभाएं और केंद्र शासित प्रदेशों की दिल्ली और पौंडुचेरी के, ये 4 लोग इसमें भाग लेते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं निर्वाचन मंडल। अब लोकसभा राज्यसभा में क्या है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात निर्वाचित सदस्य कौन कौन से, अब ये देखिए, ये हो गई संसद, ये हो गई विधानमंडल, तो मैं वीएम लिख देता हूं, विधानमंडल। इसमें कौन हो जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कौन हो जाएगा, तो इसमें विधानसभा हो जाएगी, विधानसभा। और विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती, क्योंकि विधानसभा सभी राज्यों में नहीं है। और यूनियन टेरिटरी की क्या हो जाएगी, 2 विधानसभाएं, कौन कौन सी, दिल्ली और पुडुचेरी, तो विधानसभाएं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, निर्वाचन मंडल। अब इनके सिर्फ क्या है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इनके भी क्या निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, सिर्फ निर्वाचित, मनोनीत नहीं, निर्वाचित, इसके भी निर्वाचित, इसके भी क्या होंगे, तो सिर्फ निर्वाचित। अब क्या है समझिए, निर्वाचित और मनोनीत क्या है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है लोकसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। विधानसभा में एक राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। और इधर भी विधानसभा में वही राज्यपाल मनोनीत करता है, तो दिल्ली और पुडुचेरी में। तो यहाँ पर अगर इनको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया और राष्ट्रपति के चुनाव में वापस अगर यही वोट डालेंगे, तो ये राष्ट्रपति को ही वोट डालेंगे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति ने इनको नियुक्त किया और ये लगाएंगे राष्ट्रपति का, अगर वो वोट चुनाव होगा तो ये राष्ट्रपति को ही वोट देंगे, उसी राष्ट्रपति को कहेगा भाई मुझे तो इसी ने नियुक्त किया, मैं इसको वोट देता हूँ। तो इससे बचने के लिए इनको हटा दिया गया है। अब बच्चे कुत्ते जो होंगे निर्वाचित, इनको हटाकर 2, 12, 1, इनको हटाकर जितने भी होंगे वो सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो कौन कौन से हो जाएगी, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ये मिलकर बनाते हैं निर्वाचन मंडल। अब राष्ट्रपति की हमें क्या समझनी है, चुनाव प्रक्रिया समझनी है। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष हो गया, हमने जिन जिन को चुना, कौन, लोकसभा राज्यसभा में कौन हो जाएंगे, एमपी। और यहाँ पर हमने विधानसभा में किन को चुना, एमएलए। तो ये जाकर हमारे राष्ट्रपति को चुनेंगे। अब बात करते हैं इनके बारे में, इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। जिसने ये चुनाव प्रक्रिया समझ ली उसका राष्ट्रपति पूरा क्लियर हो जाएगा, और जिसने ये चुनाव प्रक्रिया नहीं समझी उसका पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। चुनाव प्रक्रिया क्या होगी, राष्ट्रपति की। इसकी चुनाव प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय। सबसे पहले तो इसका नाम ही भारी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। 2-3 बार बोलोगे तो आपको ये प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया किस चुनाव पर होती है, तो इसके चुनाव की क्या प्रक्रिया वो आपको याद हो जाएगी। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रीफर वोटिंग सिस्टम। इंग्लिश में बोले तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो गुप्त मतदान जो गुप्त में डालते हैं, किसी को दिखा के नहीं डालते, जो भी एमएलए एमपी जाते हैं वोट डालने के लिए। तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया। अब बात करते हैं इसकी चुनाव कैसे होता है, ये क्या है, एकल संक्रमणीय और आनुपातिक। तो ये 2 बातें दोनों ही अलग अलग है। आनुपातिक क्या है, आनुपातिक प्रीफरेबल, अर्थात आपको अपनी पसंद के अनुसार वोट डालना है सबको। मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 3 जने खड़े हुए, 1, 2 और ये 3 क्या व्यक्ति खड़े हुए, तो आपको इन तीनों को वोट डालना है। हम डालते हैं वोट डायरेक्ट सीधा, जैसे हमने छोटे मोटे लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं डायरेक्ट वोट जाते हैं, यानी किसी एक को डालते हैं, कोई एक जाएगा सिर्फ इसी को वोट डालेगा, कोई दूसरा जाएगा सिर्फ इसी को वोट डालेगा, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, जो कोई भी एक व्यक्ति जाएगा उसको तीनों को वोट देना पड़ेगा अपनी प्रेफरेंस के आधार पर, अर्थात उसको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है,
उसके बाद द्वितीय स्थान पर उससे अच्छा कौन लगता है और उसे तृतीय स्थान पर कौन लगता है। तो ये तीनों कैंडिडेट हो गए। इधर नंबर लिखे होंगे सीरीज कि 1 नंबर पर आपको कौन अच्छा लगता है, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आपको कौन अच्छा लगता है। 3 ही सदस्य है तो 3 ही नंबर होंगे, इधर 4 हो जाएंगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे कि 4 नंबर पर आपको कौन अच्छा लगता है। अब जैसे अनुपातिक क्या है, तो एक व्यक्ति गया अपनी प्रेफरेंस के आधार पर सबको वोट देगा, कहेगा मुझे 1 नंबर पर ये अच्छा लगता है 2 वाला, तो इसको 1 नंबर दिया। अब इसलिए कहेगा मुझे 2 नंबर पे ये अच्छा लगता है तो इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। यही है अनुपातिक प्रणाली। यानी एक व्यक्ति अपनी प्रेफरेंस के आधार पर जब वोट देता है तो ये कहता है अनुपातिक प्रणाली, यही कहलाती है अनुपातिक प्रणाली। अब इसी प्रकार दूसरा कोई आया आदमी, उसने कहा मुझे ये 1 नंबर पर अच्छा लगा, 2 नंबर पर मुझे ये अच्छा लगा, 3 नंबर पर मुझे ये अच्छा लगा। इसी प्रकार एक और आदमी आया, उसने भी कहा मुझे भी 1 नंबर पर ये अच्छा लगा, 2 नंबर पर ये अच्छा लगा, 3 नंबर, 2 नंबर के लिए इसे दे देते हैं 3 नंबर, इसे 2 नंबर पर रख लेते हैं। अब ऐसे करते करते सारे एमपी और एमएलए इनको वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इनकी क्या होती है, गणना करते हैं। पहली गणना, पहले चरण की गणना, अर्थात पहले चरण की गणना यानी अनुपातिक जो व्यक्ति, सभी व्यक्ति आते हैं प्रेफरेंस के आधार पर सबको अपना वोट देते हैं, तो ये हो गई उसकी अनुपातिक प्रणाली। अभी हम समझेंगे एकल संक्रमण क्या होती है। इसमें देखेंगे भाई कौन जीता, किसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस पे मिली, तो इसको देखेंगे भाई 1 नंबर पे इसको ज्यादा प्रेफरेंस मिली है तो ये 1 हो गया। इसको कितने मिली है भाई इसका भी पता नहीं है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा यानी 2। दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर इसको मिला है तो ये लो, ये तीसरा नंबर हो गया। तो कौन जीता, 2 नंबर वाला जीता, राष्ट्रपति ये बन गया। तो ये थी अनुपातिक प्रणाली कि किसी एक व्यक्ति के वोट क्या है, जो एक व्यक्ति जाएगा वो अपने प्रेफरेंस के आधार पर सबको वोट देगा। ये होती है अनुपातिक प्रक्रिया। इसको कहां से ली गई, अगर आपसे पूछ ले एकल संक्रमण को, तो आयरलैंड से। इसको अडॉप्ट कहां से किया है हमने, तो आयरलैंड से। एकल संक्रमण इस प्रोसेस को हमने आयरलैंड से लिया है। तो 1 नंबर वाला क्या हो गया, जीत गया। अब मान लीजिए अगर 1 नंबर वाला नहीं जीतता, इन दोनों के बराबर आ जाए, जैसे एक अगर इसके भी आ जाता कि ये लो, ये 2 इसको दे देते हैं, 1 ही दो इसको भी, ये लो, तो अब कौन जीतेगा किसको पता, किसी को पता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो पहले चरण में हार जाएगा उसको वोट लेंगे और सबके अंतर्गत बांट देंगे। यानी इसके व्यक्ति जो जिसने थे, जिन्होंने अपने इसकी प्रेफरेंस के आधार पर वोट दिए, भाई इनके जो व्यक्ति थे इसको भी तो किसने प्रेफरेंस के आधार पर वोट दिए, इसको वोट लेके इन सब में बांट देंगे दूसरों में, तो वो हो जाएगी एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। ये एक व्यक्ति वोट सबको बांट देना, एकल संक्रमणीय। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एक व्यक्ति जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर सबको वोट देगा। तो ये होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त क्यों है, क्योंकि कोई भी जाएगा तो अपनी प्रेफरेंस के आधार पर सब चुपचाप, मतलब किसी को नहीं बताएगा मैंने किसको 1 नंबर पे दिया, 2 नंबर पे दिया, तो गुप्त मतदान हो जाएगा। अब मान लेते हैं, देख लिए कि भाई इन दोनों को 1-1 नंबर पे दिए, तो अब क्या करें, पहले चरण में पता नहीं चला तो दूसरे चरण की गणना करते हैं, सेकेंड चरण की गणना। अब इसमें पता लगाते हैं दूसरे नंबर पर ज्यादा कौन आया है। अब मान लीजिए दूसरे नंबर पर एक और ले लेते हैं, जैसे इनको भी क्या है, मान लीजिए अब इसको ज्यादा 2, इसको अब 1 थे, इसको 2 मिल लेते हैं। तो कहते हैं दूसरे नंबर पर लोगों ने किसको पसंद किया है, तो भाई 1 नंबर पर इसे पसंद किया है, इसके वोट सबको बांट दिया। अब देखे भाई दूसरे नंबर पर इसको पसंद किया है लोगों ने ज्यादा, इसको 1 नंबर पे था नहीं, ये तो बाहर चला गया। तो अब कौन जीत गया, तो दूसरे नंबर वाला। जो पहले चरण में जीतेगा उसकी पहले नंबर पर आ गया तो वो जीतेगा। दूसरे चरण में दूसरे व्यक्ति को जिताएंगे कि दूसरे नंबर पर लोगों ने किसको रखा है, तो वो हो जाएगा पूरा एकल संक्रमण अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, दूसरे चरण की मतगणना। इसी आधार पर हम कह सकते हैं अगर जितने ज्यादा व्यक्ति होंगे उतना कंफ्यूजन होगा, तो उतनी हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गणना हो सकती है। 4 होंगे तो 4 बार गणना हो सकती है। लेकिन हर बार क्या होता है कि फर्स्ट चरण में ही कोई ना कोई राष्ट्रपति जीत जाता है और वो राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन भारत में एक ही बार हुई है जिसमें दूसरे बार गणना करने की जरूरत पड़ी। वो अगर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन थे, तो वो थे वीवी गिरी साहब। वीवी गिरी साहब के समय क्या है, ये जब राष्ट्रपति बने थे तो इसके लिए द्वितीय गणना करनी पड़ी थी वीवी गिरी के लिए। बाकी सबके लिए अभी तक प्रेजेंट में जो भी होता है फर्स्ट चरण की गणना में जीत जाता है। तो ये था एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदानी। एकल संक्रमणीय, एक व्यक्ति का वोट सबको बांट देना। अनुपातिक, एक व्यक्ति जाएगा प्रेफरेंस के आधार पर सबको वोट देगा। ये प्रोसेस कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। अब बात करते हैं हम एक एमएलए और एक एमपी के मूल्य कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं हम एक एमएलए और एक एमपी का मूल्य।
अर्थात जो एमपी और एमएलए जाएंगे उनके एक मूल्य का क्या काउंट होगा, कितनी संख्या होती है, तो उसके आधार पर क्या है तो वो देखते हैं। तो यानी एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्य, एक एमएलए का मूल्य कितना होगा, एक एमपी का मूल्य कितना होगा। एमएलए का मूल्य काउंट करने के लिए एक सूत्र है, उस राज्य की जनसंख्या बट्टे विधानसभा की, उस वहां के विधानसभा की कुल सीटें इंटू 1/1000। ये सूत्र अपनाया जाता है एक एमपी एक एमएलए का मूल्य ज्ञात करने के लिए। इससे जो भी आएगा एक एमएलए का मूल्य आ जाएगा, एक एमएलए का मूल्य आ जाएगा जितना भी आएगा एक्स, मान लीजिए एक एमएलए का मूल्य जितना भी आएगा। अब उस राज्य के सारे एमएलए का मूल्य जानना है तो इस एक्स को उसके एमएलए की क्या कर दीजिए, संख्या से गुना कर दीजिए। जहां से मान लीजिए राजस्थान में 200 एमएलए है तो 200 एमएलए को उसे संख्या से गुना करेंगे तो उस राज्य की सारे एमएलए की वोट का गुना आ जाएगा, मत का आ जाएगा मूल्य। तो ये हो गया एक एमएलए का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र, एक राज्य की जनसंख्या बटे वहां के विधानसभा की सीटें इंटू 1/1000। अब बात करते हैं एक एमपी का मूल्य कैसे काउंट होता है। तो इसके लिए जितने भी एमएलए आए तो कुल एमएलए का मत, कुल एमएलए का मत या वोट, कुल एमएलए का वोट बट्टे कुल एमपी का वोट, एमपी का वोट, कुल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों का वोट। एमपी कितने हैं कुल, तो आपको पता होगा संसद में एमपी कितने हैं, संसद है, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें है तो 545 है, राज्यसभा में कितनी है तो 245 है। प्रेजेंट में 245 सीटें है, अधिकतम 252 हो सकती है वो आप कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितनी है 245 और 545 है। इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत करता है तो उनको बाहर निकाल दीजिए क्योंकि वो भाग लेंगे नहीं। इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत करता है तो वो भाग निकाल दिया। पीछे कितने बच गए 543, 233, 12 गए, कितने हो गए 776। तो कुल हो जाएंगे कुल एमएलए का वोट बटे कुल एमएलए का वोट एक्स हो जाएगा जितने भी वो आएंगे, और कितने हो गए 776। तो 776 गिन लीजिए, देख लीजिए 3 3 6 4 7 5 2 7, 776। ये हो जाएगा एक एमपी का मूल्य। एक एमपी का मूल्य कितना आ जाए 776 में भाग देंगे तो अप्रोक्सली आता है 708, कि एक सांसद का मूल्य 708 है। ये हमें निर्वाचन आयोग बताता है कि अप्रोक्सली एक एमपी का मूल्य 708 आता है। सांसद का मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र, एमपी का मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस इज कंसिडरेबल फॉर टुडे। आगे के वीडियो हम आगे के बारे में पढ़ेंगे हम कल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।